हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अक्टूबर मंथ का विजन मैगजीन का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पे हमें बात करनी है। गाइस, फर्स्ट पार्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे था, जो कि एक मंथ का यानी अक्टूबर मंथ का पूरा प्रॉपर एक वीडियो मैंने करंट अफेयर को कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। आज हमारा वीडियो अर्थव्यवस्था पे बेस्ड है। ठीक है, एक मंथ के अंदर क्या हुआ है, क्या नए रिफॉर्म हुए हैं, कौन सी योजना है, उसमें बात करेंगे, जिसमें से निर्धनता और साझा समृद्धि, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार, इसको मैंने योजना मैगजीन में भी करा चुका हूँ। खैर यहाँ पर है, इस पर भी फिर दोबारा बात करेंगे। अस्थि पुनर्निर्माण कंपनियाँ, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनीज, एआरसी, इस पे बात करेंगे। स्वामित्व योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक्सेलरेटेड इरिगेशंस बेनिफिट प्रोग्राम, एआईबीपी, प्राकृतिक गैस विपणन, नेचुरल गैस मार्केटिंग, एक नया इनिशिएटिव भारत सरकार का है, इस पे बात करेंगे। और तटीय नौवहन विधेयक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टॉपिक है गाइज। आई होप एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको रेगुलर देखिए, और नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था। ओके, 3.1 फर्स्ट टॉपिक है निर्धनता और साझा समृद्धि, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, हाल ही में विश्व बैंक ने निर्धनता और साझा समृद्धि 2020, रिवर्स ऑफ फॉर्चून, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020, रिवर्सल्स ऑफ फॉर्चून नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें इस बात का परीक्षण किया गया है कि कैसे कोविड-19 संकट, सशस्त्र संघर्ष और जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न जोखिमों को बढ़ाते हुए निर्धनता की प्रवृत्तियों, समावेशी विकास संपूर्ण विश्व के निर्धनों को प्रभावित कर रहा है। ओके, गाइस, विश्व बैंक यहाँ पर आया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जुलाई 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 1944 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: चरम निर्धनता की प्रवृत्तियों का व्युत्क्रमण यानी उलट जाना, वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन $1.90 यानी 145 से 150 रुपये से कम राशि में जीवन यापन करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। गाइज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको आप माइंड करना। ओके, 145 से 150 रुपये पर डे से कम जिनकी इनकम होती है उनको अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, वर्ष 2020 में वैश्विक चरम निर्धनता के विगत 20 में से अधिक वर्षों में पहली बार बढ़ने का अनुमान मुख्यतः रूप से निम्नलिखित 3 कारणों से लगाया गया है: कोविड-19 और उससे जुड़े आर्थिक संकट। वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि महामारी के परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में 88 मिलियन से 115 मिलियन के बीच लोग पुनः चरम निर्धनता की चपेट में आ सकते हैं। गाइज, ये थोड़ा सा आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग कंटेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि जो कोविड-19 और उससे जुड़े आर्थिक संकट में कुछ कोड पॉइंट हैं। जैसे वर्तमान अनुमान से पता चलता है कि महामारी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 में 88 मिलियन से 115 मिलियन के बीच लोग
पुनः चरम निर्धनता की चपेट में आ सकते हैं, जिससे वैश्विक निर्धनता दर वर्ष 2017 के स्तर पर वापस लौट सकती है। यानी हमारा जो 2017 में स्थिति था निर्धनता के स्वरूप में, वो स्थिति 2020 और 21 में आ सकती है। ये अनुमान है, कंफर्मेशन नहीं है, एक अनुमान है, लेकिन ये अनुमान काफ़ी कोट अनुमान है क्योंकि रिपोर्ट की ये बातें हैं। ठीक है। दक्षिण एशिया सर्वाधिक बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र होगा। जो रिपोर्ट में कही गई बातें हैं वो दक्षिण एशिया सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र होगा, जिसमें 49 मिलियन अतिरिक्त लोग चरम निर्धनता की चपेट में आएंगे। वहीं सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका होगा। ओके, दक्षिण एशिया सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है गाइस, ये रिपोर्ट की बातें हैं, तो रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे आंसर राइटिंग में काफ़ी काम करता है। हालांकि ये मैगज़ीन प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसको एक प्रॉपर नोट्स में बनाते चलते रहना चाहिए। ठीक है। सशस्त्र संघर्ष, विश्व के 40% से अधिक निर्धन अभी संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं। इस संख्या में आने वाले दशक में और वृद्धि का अनुमान है। संघर्ष से संपत्तियां और आजीविकाएं नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सीरिया और यमन में संघर्ष के चलते 2015 और 2018 के बीच चरम निर्धनता दर दुगनी हो गई है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव वर्ष 2030 तक 68 मिलियन से 132 मिलियन अतिरिक्त लोगों को निर्धनता से ग्रसित कर सकता है। ठीक है। तो गाइज, ये जो रिपोर्ट है काफ़ी इसमें अनुमान बेस बातें की गई हैं। ठीक है। यहाँ पर हम HDI की बात कर लेते हैं। अभी जो हमारा HDI 2020 का रिपोर्ट आया है उसमें बहुत ही चौंकाने वाली बातें आई हैं। ठीक है। ये जो HDI रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये UNDP रिलीज़ करता है। ठीक है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 131वीं रैंकिंग है। ठीक है। पिछली बार से 2 पायदान नीचे गिरा हुआ है और जो फर्स्ट है वो नॉर्वे का है। ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के बेस पे है, इसको आप माइंड करना कि HDI 2020 की जो UNDP ने जो रिपोर्ट जारी की है, रैंकिंग जारी की, उसमें भारत की स्थिति 131वीं है। फर्स्ट जो है वो नॉर्वे का है। क्लियर। नेक्स्ट पे देखते हैं। भारत में निर्धनता। ओके, ये भारत ओरिएंटेड है, इस पे देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2019 के अनुसार 1.3 अरब की वैश्विक निर्धनता आबादी में से 364 मिलियन निर्धन लोग यानी 28% भारत में निवास करते हैं। गाइज, ये थोड़ा सा कंटेंट अकॉर्डिंग है। ठीक है। 364 मिलियन में, ठीक है, निर्धन लोग में जो 364 का 28% है वो अकेले भारत में रहते हैं। ठीक है, निर्धन। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने देख लिया। वर्ष 2005 से 15 के बीच में 271 मिलियन लोग निर्धनता से बाहर आए थे। ठीक है। हालांकि नीति आयोग के संधारणीय विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2019 के अनुसार अनेक भारतीय विगत 2 वर्षों में पुनः निर्धनता, भूखमरी और आय असमानता की चपेट में आ गए हैं। कोविड के दौरान निर्धनों के लिए किए गए उपाय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत PM विकास किसान योजना के अंतर्गत नगदी हस्तांतरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ये जो मनरेगा 2005 के अंतर्गत काफ़ी आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से निर्धनों, मजदूरों, प्रवासियों को आदि को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। ये तो योजनाओं की बातें हो गई। खैर, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट
एग्ज़ाम की व्यू से नहीं लग रहा है। और गाइज ये याद रखना कि जो हमारा HDI 2020 का UNDP ने रिलीज़ किया, उसमें भारत का जो स्थान है वो 131वां है। पिछली बार से 2 पायदान नीचे पाया है। जो फर्स्ट है वो नॉर्वे का है। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पाल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया है। ठीक है। पाल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी सिद्धांत के लिए दिया गया है। इन्होंने नीलामी के सिद्धांत में एक नया रिफॉर्म का एक रूल लाया है जिसके लिए इनको दिया गया है। और भारत को नीलामी में कौन सा रूल अपनाना चाहिए उसका भी इन्होंने विवरण दिया, तो उसमें बात करते हैं। ठीक है। देख लें नीलामी सिद्धांत क्या है। यह इष्टतम उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता को मुक्त बाजार में संसाधनों या व्यवसाय की मदों को पारदर्शी आवंटन की अवधारणा है। ठीक है। खैर इस पर बहुत बात नहीं करते हैं क्योंकि सबको पता है कि नीलामी क्या होता है, बोली लगाकर कैसे चीज़ों को हायर किया जाता है। ठीक। भारत के सापेक्ष क्या है इसको भी देख लेते हैं हम। नील नीलामी में ऐसी समस्या से बचने के लिए भारत को दूसरी कीमत, ठीक है, सेकेंड प्राइस नीलामी सिद्धांत चुनना चाहिए जो विजेता बोलीदाता या उच्चतम बोलीदाता जो होता है को उतना ही भुगतान करने की अनुमति देता है जितना दूसरा सबसे ऊंची बोली लगाने वाला प्रस्तावित करता है। गाइज इसमें होता क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए ये कोई एसेट है। ठीक है। इसका एक 1000, ठीक है, किसी ने बोली लगाया। ठीक है। हमने इसका लगा दिया कि हम इसका 1500 लगा रहे हैं, हमें ये सामान मिलना चाहिए। अब लास्ट प्राइस हमने 1500 लगा दिया, ये हमें मिल गया। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामान की बोली हम ज़्यादा लगा देते हैं जो कि हम भरपाई कर नहीं पाते और हमारी कंपनी घाटे में चली जाती है। तो यहाँ पर यह बोला गया कि नीलामी में ऐसी समस्या से बचने के लिए भारत को दूसरी कीमत, सेकेंड प्राइस नीलामी सिद्धांत जो है, ठीक है, ये जो 1500 का बोली लगाए हैं ये लेंगे 1000 वाले प्राइस में। ठीक है। इससे होगा क्या कि विजेता बोलीदाता को उतना ही भुगतान की अनुमति होगा जितना कि दूसरा उच्च बोली लगाने वाला प्रस्तावित करता है। ठीक है। इन्होंने इतने का बोली लगाया है, नहीं इनके पास सामर्थ्य है 1500 पे कर पाने का। ठीक है। अगर इनको इस प्राइस में दे, क्योंकि बोली लगाते समय हो सकता है कि आप अपने जो भी आपका असेट है उसका आप लास्ट वैल्यू लगा दे रहे हो किसी चीज़ को खरीदने में, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसकी भरपाई नहीं कर पाए तो कंपनी घाटे में जा सकती है। और जिस चीज़ को आप ले रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको भी पूरा ना कर सको, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो भी चीज़ें। ठीक है। तो भारत के लिए ये एक प्रकार से बोला गया है। खैर वो गवर्नमेंट का इशूज़ है तो इस पे नहीं चलते हैं। ARC देख लेते हैं गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ARC देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने बैंक से ऋण लिया, ठीक है, तो एक कोट पॉइंट होता है कि आपको इतने दिनों में पैसे वापस करने हैं, ऋण वापस करने हैं, उसके ब्याज वापस करने हैं। ठीक है। अगर हम दिए हुए समय से, ठीक है, 90 दिन के भीतर अगर हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, उस प्राइस को, उस ऋण को, उस ब्याज को, क्लियर गाइज। जैसे कि
मान लीजिए कि 1 जनवरी 2018 को हमने बैंक से ऋण लिया, ठीक है। अब हमें ये जो पैसा है वो 31 दिसंबर 2018 को लौटाना है। क्लियर? अगर हम दिए हुए समय पे पैसे को नहीं लौटा पाते, ठीक, तो अब 1 जनवरी 2019, ठीक है, से 31 मार्च 2019, क्लियर, तक हमारी जो ऋण है बैंक का, यानी सॉरी, जो बैंक का ऋण है 1 जनवरी 2018 को हमने बैंक से ऋण लिया, 31 दिसंबर 2018 तक को लौटाना था, ठीक है। अब 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक अगर नहीं लौटाया तो ये जो अमाउंट है उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर? इस समय ये जो अमाउंट होता है ये स्टैंडर्ड असेट होता है, ठीक है। क्लियर? इस समय जो ये अमाउंट होता है इसको हम स्पेशली मोशन अकाउंट कहते हैं, स्पेशली मोशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर? क्लियर गाइज? ओके। अब जब एनपीए डिसाइड हो जाता है कि अब ये जो अमाउंट है वो एनपीए है, ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2019, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक बैंक इंतजार करता है, ठीक है। बैंक इंतजार करता है कि वसूल लिया जाए, ठीक है। अब ये जो होता है इस समय इसको हम मानक, ठीक है, ये जो होता है ये हमारा मानक संपत्ति होता है, मानक उपसंपत्ति होता है, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब इसके बाद भी अगर ये चीजें वसूल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, 1 साल के टाइमिंग तक, तो इसको हम डाउटफुल, ओके, इसको हम डाउटफुल संपत्ति घोषित करते हैं, यानी संशय संपत्ति घोषित करते हैं। क्लियर? अब डाउटफुल संपत्ति घोषित करने के बाद 1 साल बाद फिर से अगर बैंक वसूल नहीं कर पाता, ठीक है, यानी अब 1 अप्रैल, ठीक है, 2020 से दिसंबर 2020 या 21 मान के चलिए, अगर नहीं वसूल कर पाता है बैंक, तो इसको हम बैड लोन के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, या लॉस एसेट, ठीक है। अब ये जो लॉस एसेट होता है, ठीक है, लॉस एसेट, इसकी खरीदारी, सॉरी, इसकी जो खरीदारी है वो एआरसी करता है, ठीक है। जो बैंक से खराब ऋण खरीदते हैं, ठीक है, जो बैंक से खराब ऋण खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अब सरकार ने एआरसी को, जो एआरसी कंपनी है, इनको एक सीमा दे दिया है, ठीक है,
सीमा निर्धारण कर दिया है कि अब आपको इस सीमा के अंतर्गत ही बैड जो हमारे लॉस एसेट हैं उनको खरीदना है। ठीक है, जिसको बाकी पर इनका इंटरेस्ट अब नहीं उतना रहा, क्योंकि जो एआरसी होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई 10 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, जस्ट वेट, जैसे मान के लिए कि कोई 10 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, अब ये पैसा बैंक का फंस चुका है, 10 करोड़ रुपया। ठीक है, अब बैंक हर कोशिश कर लिया, ये इसकी वसूली नहीं हो पा रही है। अब क्या, अब ये मान के चलिए ये लॉस एसेट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, एआरसी को, भाई कुछ तो हमें मिल जाए इसका। अब ये जो है 10 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है ये बेचेगा 2 करोड़ में, मान के लीजिए कुछ तो पैसा निकले। ठीक है, अब ये 2 करोड़ जो एसेट ले लेते हैं आरसी, अब इस पे जो पर्सन्स होता है उसको कानूनी बातें बोलकर, नोटिस देकर, जो भी चीज़ें करके ये उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब ये 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी डील कर लेंगे, तो इनका पूरा का पूरा फोकस बेनिफिट पे था। ठीक है, जिसमें कि बैंक को फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो फिर इसमें एक सीमा निर्धारित किया गया कि आपको इस सीमा के अंतर्गत ही सिर्फ लॉस एसेट को खरीदना है, उससे ज़्यादा आप लॉस एसेट नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आई होप कि एआरसी आपको समझ में आ गया कि एआरसी होता क्या है। गाइज, जो एनपीए ठीक है डिसाइड हो जाती हैं प्रॉपर्टी अकाउंट बैलेंस। ठीक है, वो एनपीए जब लास्ट में लॉस एसेट बनता है, ठीक है, तो उसको एआरसी खरीदारी करती है। बस ये होता है एआरसी। ठीक है, स्वामित्व योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस, गाइस जिसको आप नोट कर लेना, के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व की शुरुआत की है। स्वामित्व योजना के बारे में यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी युक्त भूमि का सीमांकन करने के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य राजस्व संपत्ति पंजिकाओं में अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड टू राइट्स को अपडेट करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को संपत्ति कार्ड जारी करना। यानी गाइस, जो हमारे गांव के ज़मीन होते हैं, जो खेत खलिहान होते हैं, उसकी बात नहीं, यहाँ पे जो हमारा रहने का जो जगह होता है, इसका तो कोई अपना जो कागज़ फिलहाल, मतलब जो लोग नए लेते होंगे उनका तो होगा, लेकिन पुराने घरों का तो कुछ कागज़ है नहीं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनका ड्रोन से मैपिंग करेगा। ठीक है, और मैपिंग करने के बाद इनकी पोजीशंस पता चल गई कि कहाँ पर स्थित है, कौन सी ज़मीन है, क्या है। अब इसका एक इनको प्रॉपर्टी कार्ड देगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी कार्ड से ये छोटे मोटे व्यवसाय कर सकते हैं,
क्योंकि इस कार्ड को बैंक में लेके जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारा ये बैंक कार्ड है, हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है। बैंक वाला बताएगा कि आपका ये जो ज़मीन है कार्ड के आधार पे जो दिख रहा है उसकी वैल्यू इतनी है, हम आपको, जैसे मान के चलिए कि कोई 50,000 रुपये, ठीक है, बोला बैंक वाला कि 50,000 रुपये आपके जो ये कार्ड है जिस ज़मीन का उसके आधार से 50,000 रुपये वैल्यू है, तो हम आपको मान के चलिए कि 20,000 रुपये लोन देंगे। ठीक है, अब आपके पास अगर कोई जरिया नहीं है पैसे का, तो आप इस ज़मीन पे बैंक से लोन ले करके आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य इसके प्रति ये है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोन मैपिंग के बेस पे, टेक्नोलॉजी के बेस पे ये मैपिंग की जा रही है और इससे व्यक्ति के गांव गिराव के जो घर होते हैं उसका प्रॉपर्टी कार्ड बना करके लोन मुहैया कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं लोन लेना कुछ उद्देश्यों से किसी व्यवसाय को करने के लिए, तो ये बस इसका मोटिव है। ओके, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसको देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम प्रौद्योगिकी विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी और वर्षों से इसकी समृद्ध परंपरा रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संधारणीय राष्ट्रीय विकास, नवीनतम सूचना बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता केंद्रित, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवत्ता युक्त भू स्थानिक डेटा सूचना और आसूचना प्रदान करने के नेतृत्व से भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्रामीण भारत में नागरिकों के लिए वित्तीय स्थिरता अधिकार अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ग्रामीण परिवारों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति का परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। देखो पता है ना, वही ये चीज़ में बातें की जा रही कि कोई लैंड है, इस पे इसका रिकॉर्ड बनेगा, इस रिकॉर्ड के बेस पे बैंक में आपको इसके बेस पे लोन मिलेगा जो कि आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं। आपको एक समृद्ध बनाने का एक उद्देश्य है भारत सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है, हाल ही में लोक लेखा समिति, ठीक है, ये जो हमारा लोक लेखा समिति है ना, सो गाइज ये जो पैक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, कुछ एमपीओं के समूहों से पब्लिक अकाउंट कमेटी का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारा पैक है ना, पैक में टोटल 22 मेंबर होते हैं। क्लियर गाइस, पैक में हमारा 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं वो लोकसभा प्लस जो 7 होते हैं वो राज्यसभा। ठीक है, मैं इंक चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के मेंबर मिलकर, एमपीज मिलकर के पैक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो लोक लेखा समिति है, ठीक, ये भारत सरकार के खर्चों का, ठीक है, भारत सरकार का जो हमारा खर्चा होता है उन खर्चों का ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये जो पैक है इसको प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति होता है उसका जुड़वा बहन भी किया जाता है, कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, केंद्र सरकार ने देश में बड़ी मध्यम परियोजनाओं पे यानी एमएसएमई को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 1996 यानी 1996-97 में एआईबीपी का शुभारंभ किया था। इसका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गाइस, जो जल शक्ति
मंत्रालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 2019। ये इम्पॉर्टेंट है। 2019 में एक नए मंत्रालय का निर्माण हुआ जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल के कमी, जल की मतलब जितना भी जल से रिलेटेड समस्या है इस समय जल शक्ति मंत्रालय देख रहा है। मई 2019 में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये एआईबीपी को भी देख रहा है इस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों की संसाधन क्षमता से परे ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना, राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित संचालित की जा रही बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, एआईबीपी की कमियां क्या हैं इसको देख लेते हैं। एआईबीपी के डिज़ाइन अब यानी अभिकल्पना और कार्यक्षेत्र में बार बार संशोधन, यह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और नियोजन में निम्नलिखित कमियों को के कारण हुआ है। और पर्याप्त सर्वेक्षण, एआईबीपी की कमियां जो हो है अपर्याप्त सर्वेक्षण, जल उपलब्धता का गलत आकलन, लागत लाभ अनुपात की गलत गणना, कार्य आरंभ होने के बाद लागत अनुमानों में संशोधन से परियोजना के कार्यान्वयन में कार्यक्रम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परियोजना दिशा उल्लेख। गाइस, जो भी इम्पोर्टेंट था हमने उसको कोट किया। हालांकि कुछ ये पूरा का पूरा पैसेज इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये यूजलेस टाइप पूरा आर्टिकल है पूरा का पूरा पढ़ना। खैर, जो भी था इम्पोर्टेंट मैंने उसको दिखा। ये है प्राकृतिक गैस विपणन, इसको देख लेते हैं गाइस। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक गैस विपणन सुधार को अनुमोदन प्रदान किया है। प्राकृतिक गैस विपणन सुधार यानी नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म क्या है? मानवकृत ई बोली प्रक्रिया, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, डीजीएच प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्यों का पता लगाने का एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीका प्रदान करने के लिए ई बोली प्लेटफॉर्म का सुझाव देंगे। उत्पादकों को बोली में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। गाइज, ये इसका मेन पॉइंट है। उत्पादकों को बोली में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। गैस उत्पादक कंपनियों को स्वयं बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ओके, ये जो प्राकृतिक गैस विपणन यानी नेचुरल गैस मार्केटिंग है, ये जो रिफॉर्म किया गया है, इस रिफॉर्म का मेन पॉइंट यही है कि गैस उत्पादक कंपनियों को स्वयं बोली प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा, लेकिन संबद्ध कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति होगी। हालांकि ये क्लियर क्रिस्टल नहीं किया गया है, इसमें भी इनका प्रतिभागिता हो सकता है। ठीक है, तो ये तो और ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता है। खैर, फिलहाल अभी हम ये देख सकते हैं कि रिफॉर्म में यही है कि जो कंपनी उत्पादन कर रही हैं उनको इस बोली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए विपणन स्वतंत्रता यह उन प्रखंडों ब्लॉकों के लिए प्रदान की जाएगी जिसमें उत्पादन साझाकरण अनुबंध पहले से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह अस्पष्टता से बचने के लिए विभिन्न संविदात्मक व्यवस्थाओं और नीतियों में एकरूपता लाने के लिए है। ओके, इसको देख लेते हैं गाइस। जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से मिलकर बनने वाली हाइड्रोकार्बन से युक्त गैस मिश्रण है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भंडार
कोयला और कच्चे तेल सदृश अन्य ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन अधस्थलों के निकट पृथ्वी की गहराई में पाए जाते हैं। इसे इसके मूल रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसे संसाधित यानी इसको मतलब रिफाइन किया जाता है और उपयोग हेतु अपेक्षा के शुद्ध ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। उर्वरकों के विनिर्माण के लिए, फीडस्टॉक, विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन, घरों में खाना पकाने, वाहनों के लिए परिवहन ईंधन आदि। भारत में प्राकृतिक गैस परिदृश्य। भारत में प्राथमिक ऊर्जा संसाधन के मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6.2% है। ठीक है, जो 24% के वैश्विक औसत से काफ़ी पीछे है। भारत में प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के मिश्रण में प्राकृतिक गैस का हिस्सेदारी 6.2% है, जो कि 24% के वैश्विक औसत से काफ़ी पीछे है। सरकार ने भारत के प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक करने का योजना बनाई है। घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस। भारत में घरेलू गैस के उपयोग के केवल 48% का योगदान करती है। ठीक है, घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस भारत में घरेलू गैस के उपयोग में केवल 48% का योगदान करती है। इसकी आपूर्ति पश्चिम दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में स्थित तेल और गैस क्षेत्रों से की जा रही है, जैसे कि हजीरा बेसिन, मुंबई अपतटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम, त्रिपुरा। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, सो एक और टॉपिक है गाइज, तटीय नौवहन विधेयक, इसको देख लेते हैं। हाल ही में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए तटीय नौवहन विधेयक 2020 प्रारूप जारी किया है। इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं? सभी विदेशी जहाजों, नौकाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग। ठीक है, राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन सामरिक योजना। इसका उद्देश्य समुद्री तटीय परिवहन के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्बाध एकीकरण करना। साथ ही इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय नौवहन मार्गों के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन कार्य संभव करना। ठीक है, तटीय नौवहन का राष्ट्रीय रजिस्टर। इसमें भारत के तटीय व्यापार के बारे में सभी जानकारी निहित होती हैं। इस प्रकार का रजिस्टर प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और नियामकों, उद्योग और अन्य प्रतिभागियों के बीच जानकारी साझा करने में सहायता करेगा। अर्थतंत्रों का अनुसूची। यह केंद्र सरकार को अधिनियम में संशोधन किए बिना अर्थतंत्रों को संशोधित करने के सक्षम करती है और इस प्रकार अर्थदंडों को युक्त बनाए रखने के लिए उन्हें संशोधित करना आसान बनाती है। इस विधेयक का महत्व क्या है? भारत की क्षमता लगभग 75,000 किलोमीटर की हमारी 7,575 किलोमीटर की हमारी विशाल तटरेखा में महत्वपूर्ण वैश्विक नौवहन मार्गों के निकट होने के कारण भारत में तटीय नौवहन की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। परिवहन और उत्पादन की लागत वर्तमान में मूल्य यानी वैल्यू और मात्रा वॉल्यूम के संदर्भ में भारत में व्यापार का लगभग 70% और 90%। ठीक है, वॉल्यूम का 70% यानी जितना कॉस्ट का होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और क्षेत्रफल का 90% वॉल्यूम का भाग समुद्री परिवहन के माध्यम से संचालित होता है। इस प्रकार यह तटीय समुद्री परिवहन के साथ अंतर्देशीय राजमार्गों का एकीकरण करके परिवहन और उत्पादन लागत और अधिक कमी लाएगी। ठीक है, नीतिगत प्राथमिकता का निर्धारण। तटीय नौवहन पर पृथक कानून भारत के वृद्धिशील और
विकासोन्मुख उद्योगों की मांग को पूरा करने हेतु नीतिगत प्राथमिकताओं का निर्धारण में सहायता करता है। ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो हमारा ये जो अक्टूबर मंथ का इकोनॉमी वीडियो है करंट बेस, वो कंप्लीट हुआ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत जल्दी आएगा सिक्योरिटी और संस्कृति से रिलेटेड। सो आई होप कि आप हमसे जुड़े रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइस तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।